नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 56 करोड़ पार कर चुकी है? 56 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब एक कहानी कहता है। और कुछ टॉप गेमिंग यूट्यूबर्स की सालाना कमाई वो तो करोड़ों में है। बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो भारत के इस तेजी से बढ़ते गेमिंग जगत, खासकर टेक्नो गेमर्स जैसे बड़े नामों और उनकी कमाई के पीछे की असलियत पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा डिजिटल मैदान है जो मतलब बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, कौन आगे है और कैसे। सही। हमारे पास इंडस्ट्री रिपोर्ट्स है, कमाई के विश्लेषण है, इंटरव्यूज भी है और कुछ टॉप क्रिएटर्स की प्रोफाइल। तो इन सबको मिलाकर देखते हैं कि तस्वीर क्या उभरती है। तो आज की इस चर्चा का फोकस है भारत का गेमिंग यूट्यूब सीन। हाँ। कौन से गेम्स हैं जो पसंद किए जा रहे हैं, टॉप क्रिएटर्स कौन हैं, उनकी कामयाबी का राज क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, पैसा कितना बनता है भाई? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम टेक्नो गेमर्स यानी उज्जवल चौरासिया की कहानी और उनकी स्ट्रैटेजी पर खास ध्यान देंगे। मकसद है इस पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझना, कौन कैसे और क्यों सफल हो रहा है। बिल्कुल। चलिए तो पहले भारत के गेमिंग माहौल को ही समझते हैं थोड़ा। हाँ, तो शुरुआत आंकड़ों से करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 56 करोड़ 80 लाख ऑनलाइन गेमर्स हैं। 56.8 करोड़। हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। और एक अनुमान ये भी है कि ये बाजार 2029 तक, मतलब आने वाले कुछ सालों में, $9.2 बिलियन का हो सकता है। $9.2 बिलियन? बाप रे, मतलब ग्रोथ की गुंजाइश जबरदस्त है। जबरदस्त। तो इस विशाल बाजार में कौन से गेम्स सबसे ज्यादा धूम मचा रहे हैं? मोबाइल पर क्या चल रहा है? मोबाइल पर जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, BGMI मतलब बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, वो तो है ही। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, फिर फ्री फायर मैक्स, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और लूडो किंग जैसे नाम सबसे आगे हैं। ये वो गेम्स हैं जो आसानी से मिल जाते हैं और कंपटीशन का मजा भी देते हैं। और पीसी या कंसोल पर वहाँ क्या सीन है? वहाँ देखिए, GTA 5 का तो दबदबा है ही सालों से। हाँ, वो तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। उसके अलावा वैलोरेंट, माइनक्राफ्ट, FIFA 24 और फोर्टनाइट जैसे गेम्स काफी पॉपुलर है। अच्छा, इनकी लोकप्रियता की वजह क्या लगती है? मतलब GTA 5 क्यों इतना पसंद किया जाता है? GTA 5 की तो बात ही अलग है। उसकी खुली दुनिया, मतलब आप जो चाहे कर सकते हैं। कहानी के साथ साथ अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हैं। हाँ, वो आज़ादी। बिल्कुल। और वैलोरेंट या फोर्टनाइट जैसे जो बैटल रॉयल गेम्स है, जहाँ बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ होते हैं और आखिर तक टिकना होता है। हाँ, वो उसका रोमांच, उसका कंपटीशन लोगों को खींचता है। माइनक्राफ्ट अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। ये मोबाइल और कंसोल गेमिंग का फर्क भी दिलचस्प है। एक तरफ 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। हाँ, बहुत बड़ी पहुंच है मोबाइल की। तो मोबाइल गेमिंग की पहुंच बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ कंसोल गेमर्स हैं जो शायद संख्या में कम हो पर थोड़े ज्यादा गंभीर माने जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। मतलब अनुभव का भी फर्क है ना। मोबाइल गेम्स आप कहीं भी कभी भी खेल सकते हैं, छोटे छोटे सेशंस में। बिल्कुल, मेट्रो में, बस में। हाँ, कंसोल गेम्स अक्सर ज्यादा गहरा अनुभव देते हैं, बेहतर ग्राफिक्स, लंबी कहानी। और लागत, वो भी तो एक फैक्टर है। हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मोबाइल गेम ज्यादातर मुफ्त होते हैं या बहुत सस्ते। कंसोल और उसके गेम्स, उनमें शुरुआत में ही अच्छा खासा पैसा लग जाता है। हाँ, और शायद इसीलिए अब वो EMI जैसे ऑप्शन भी आ रहे हैं कंसोल के लिए। हाँ, ताकि लोग आसानी से खरीद सकें। अच्छा, आप बात करते हैं उन लोगों की जो इन गेम्स को खेलकर नाम और पैसा कमा रहे हैं, मतलब गेमिंग यूट्यूबर्स की। ये सिर्फ खिलाड़ी हैं या कुछ और भी हैं? नहीं, ये सिर्फ खेलने वाले नहीं हैं। ये प्रभावशाली शख्सियतें हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं। इनका काम सिर्फ गेम प्ले दिखाना नहीं होता। अच्छा। और क्या करते हैं ये गेम्स का रिव्यू करते हैं, हार्डवेयर की जानकारी देते हैं, खेलने के टिप्स और ट्रिक्स सिखाते हैं। वो एक तरह से गेमिंग कम्युनिटी के गाइड बन जाते हैं। गाइड, हाँ। और क्या इनमें भी अलग अलग तरह के क्रिएटर्स होते हैं? हाँ, मोटे तौर पे देखें तो दो तरह के। कुछ होते हैं जो किसी एक गेम के एक्सपर्ट बन जाते हैं और उसी पे फोकस करते हैं। जैसे कोई सिर्फ BGMI खेलता है? हाँ, या कोई सिर्फ वैलोरेंट। और दूसरे वो होते हैं जो कई तरह के गेम्स ट्राई करते हैं, अपने दर्शकों को वैरायटी देते हैं। अच्छा, तो भारत में ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिनके बारे में मतलब हमें पता होना चाहिए? लिस्ट तो काफी लंबी है, पर कुछ प्रमुख नामों की बात करें तो टेक्नो गेमर्स यानी उज्जवल चौरसिया, वो GTA 5 और माइनक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। फिर है कैरी इज लाइव, मतलब कैरी मिनाटी, अजय नागर। वो अपने रोस्टिंग स्टाइल और फनी कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं।
लेकिन गेमिंग भी करते हैं। हाँ हाँ, कैरी मिनाती को कौन नहीं जानता है। बिल्कुल। फिर टोटल गेमिंग यानी अज्जू भाई अजय, वो गरीना फ्री फायर के बादशाह माने जाते हैं। सब्सक्राइबर्स के मामले में शायद भारत के सबसे बड़े गेमिंग चैनल है वो। सबसे बड़े, वाह। और भी कुछ नाम है शायद ई स्पोर्ट्स वाले। हाँ, ई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी हैं, जैसे मॉर्टल नमन माथुर और स्काउट तन्मय सिंह। दोनों प्रो प्लेयर्स रह चुके हैं, खासकर BGMI पबजी मोबाइल में। अच्छा, तो वो प्रोफेशनल खिलाड़ी भी हैं। हाँ, डायनामो गेमिंग आदित्य सावंत, वो भी BGMI के बहुत जाने माने खिलाड़ी और स्ट्रीमर है। और एक नाम है मिथपैट, मिथिलेश पाटनकर का। मिथपैट, हाँ, वो फनी आवाजों वाले। हाँ बिल्कुल, वो GTA 5 पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं, लेकिन अपनी मिमिक्री, फनी आवाजों और गेम्स में मॉड्स इस्तेमाल करने के अनोखे अंदाज के लिए मशहूर है। यानी हर किसी का अपना एक खास स्टाइल है, एक USP है जो उन्हें दर्शकों से जोड़ती है। बिल्कुल सही। चलिए अब इनमें से एक टेक्नो गेमर्स यानी उज्जवल चौरासिया पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। उनकी कहानी तो मतलब वाकई कमाल की लगती है। 4.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ये आंकड़ा ही अविश्वसनीय है। बिल्कुल, 45 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। वो भारत के सबसे बड़े इंडिविजुअल यूट्यूबर है। हाँ। और उम्र सिर्फ 23 साल। 23 साल, कमाल है। हाँ, और हाल ही में उन्हें द गेम अवार्ड्स 2024 में कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पहचान है। पहले भारतीय, ये तो सच में बड़ी उपलब्धि है। उनकी शुरुआत कैसी हुई थी? क्या वो हमेशा से इतने बड़े स्टार थे? मतलब शुरुआत कैसी थी? नहीं, उनकी शुरुआत दिल्ली के एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुई थी। उन्होंने अपने भाई के फोन से वीडियो बनाना शुरू किया था, और वो भी गेम्स डाउनलोड करने के ट्यूटोरियल्स। अच्छा, गेम प्ले नहीं, सिर्फ ट्यूटोरियल्स। जी हाँ, शुरुआत में हम पहली बड़ी कामयाबी उन्हें मिली एक ड्रैगन बॉल Z डाउनलोड ट्यूटोरियल वीडियो से। उस पर करीब 2.5 लाख व्यूज आए थे। 2.5 लाख, वो भी एक ट्यूटोरियल पर? हाँ, और कहते हैं कि उनके बड़े भाई अंकित ने उन्हें फिर पूरी तरह यूट्यूब पर फोकस करने के लिए एनकरेज किया। वो शायद उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। परिवार का सपोर्ट मिला मतलब। हाँ बिल्कुल। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार मेहनत की, नियमित वीडियो डालें, और खास बात, हिंदी में वॉइस ओवर देना शुरू किया। जो लोगों को पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया। खासकर लॉकडाउन के दौरान उन्होंने GTA 5 की एक एपिसोडिक वेब सीरीज शुरू की, जिसमें कहानी थी, किरदार थे। उसने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। अच्छा, GTA 5 की वेब सीरीज, ये ये इंटरेस्टिंग है। तो उनकी सफलता के पीछे की रणनीति क्या है? क्या ये सिर्फ GTA का जादू है या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ गेम का चुनाव नहीं है। एक विश्लेषण बताता है कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पहली बात, उनके वीडियो टाइटल्स। टाइटल्स कैसे? वो जिज्ञासा पैदा करते हैं, जैसे कैन आई रेस्क्यू द गर्ल फ्रॉम मिस्टर मीट या आई स्टोल प्राइम मिनिस्टर्स का। मतलब दर्शक क्लिक करके देखना चाहते कि आगे क्या हुआ। हाँ, ये क्लिकबेट जैसा लगता है थोड़ा। कह सकते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन ये काम करता है। दूसरी बात, वो अपने दर्शकों को बखूबी समझते हैं, जो ज्यादातर बच्चे और टीनेजर हैं। उनका बात करने का अंदाज थोड़ा हाइपर, उत्साहित, और वो भैंस की टांग जैसे मजेदार शब्दों का इस्तेमाल, हाँ, सुना है मैंने। वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। रेडिट पर इस पर बहस भी होती है। कुछ लोग इसे बचकाना कहते हैं, पर उनके फैंस इसे एंटरटेनमेंट मानते हैं। पर्सनल पसंद का मामला है मतलब। और तीसरी अहम बात ये कि वो गेम प्ले को एक कहानी में बदल देते हैं। हर एपिसोड में एक चैलेंज होता है, एक मकसद होता है, और अक्सर कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ा जाता है कि अगला एपिसोड देखने की इच्छा बनी रहे। अच्छा, मतलब सीरियल की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। उनकी GTA 5 सीरीज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कहानी कहने का एक देसी सिनेमाई अंदाज। ये दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने गेम प्ले को कहानी कहने का मतलब एक माध्यम बना लिया। लेकिन क्या वो सिर्फ GTA 5 ही खेलते हैं? नहीं, उन्होंने काफी वैरायटी भी दिखाई है। माइनक्राफ्ट तो खेलते ही हैं, हॉरर गेम्स जैसे ग्रैंडपा एंड ग्रैनी, ड्राइविंग सिम्युलेटर्स जैसे BeamNG भी खेले हैं। अच्छा, यहाँ तक कि उन्होंने गेम ऑन नाम से एक म्यूजिक वीडियो भी निकाला, जिस पर 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। म्यूजिक वीडियो भी? हाँ, तो ये दिखाता है कि वो अपने कंटेंट को ताज़ा रखने की कोशिश करते रहते हैं। कमाल है। ये सब सुन के अब वो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर ये टॉप गेमिंग यूट्यूबर्स कमाते कितना है? ये जो करोड़ों की बातें होती हैं, इनमें सच्चाई कितनी है? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में होता है। देखिए, कमाई का कोई एक सीधा फॉर्मूला नहीं है। कई अलग अलग तरीके हैं। पहला तो है YouTube विज्ञापन से होने वाली कमाई, मतलब एड रेवेन्यू। हाँ, ये CPM और RPM वाला मामला। CPM मतलब कॉस्ट पर मिल। हाँ,
प्रति 1000 व्यूज पर विज्ञापन देने वाले कितना पैसा देते हैं, और आरपीएम मतलब रेवेन्यू पर मिल, यानी प्रति 1000 व्यूज पर क्रिएटर को असल में कितनी कमाई होती है यूट्यूब का हिस्सा कटने के बाद। अच्छा। यहाँ एक चौंकाने वाली बात है जो टेक्नो गेमर्स ने खुद एक फैन क्लब चैनल पर बताई थी। उनके मुताबिक भारत में उन्हें 1000 व्यूज पर लगभग $0.24 मिलते हैं। $0.24 मतलब करीब 20 रुपए। हाँ, करीब 20 रुपए प्रति 1000 व्यूज। बस ये तो अमेरिका या यूरोप के 10 या $20 सीपीएम के मुकाबले कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ विज्ञापनों से करोड़पति बनना भारत में बहुत मुश्किल, जब तक कि आपके व्यूज अरबों में ना हो। हाँ, ये एक बड़ी सच्चाई है। भारत में विज्ञापन दरें कम है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ विज्ञापन पर खर्च अभी उतना नहीं है, या दर्शकों की खरीदने की क्षमता को अलग तरह से देखा जाता है। और ऊपर से YouTube भी अपना 45% हिस्सा रखता है, क्रिएटर को सिर्फ 55% मिलता है। तो फिर कमाई होती कैसे है इतनी? इसीलिए टॉप क्रिएटर्स के लिए कमाई का दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा स्रोत है ब्रांड स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट। अच्छा, यानी सीधे ब्रांड्स के साथ डील करना। हाँ, बिल्कुल। बड़ी कंपनियां सीधे क्रिएटर्स को पैसा देती हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। टेक्नो गेमर्स की फीस को लेकर क्या अनुमान है? इसमें भी बहुत अलग-अलग बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, यहाँ आंकड़ों में बहुत विरोधाभास है। जैसे आपने कहा, एक जगह पढ़ने को मिलता है कि वो प्रति कैंपेन 10-20 लाख लेते हैं। ठीक है। दूसरी जगह जिक्र है कि प्रति YouTube प्रोमो वीडियो 1.8 से 2 करोड़ तक भी लेते हैं। 1.5-2 करोड़ एक वीडियो का? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। एक और अनुमान है कि 15-20 लाख प्रति YT कैंपेन। तो पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये साफ है कि अगर एसोस, ROG, एनवीडिया, इंटेल, रेड बुल, बोट, सोनी, वीवो, ओप्पो जैसी बड़ी कंपनियां उनके साथ जुड़ी हैं, तो कमाई अच्छी खासी होती होगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो विज्ञापन हो गए, स्पॉन्सरशिप हो गई, और क्या तरीके हैं? और भी तरीके हैं, जैसे मर्चेंडाइज बेचना, अपनी टी-शर्ट्स, कपड़े, एक्सेसरीज। हाँ, वो मर्च जिसे कहते हैं। हाँ, मर्च। फिर एफिलिएट मार्केटिंग है, मतलब किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना, और अगर कोई उस लिंक से खरीदता है तो कमीशन मिलना। अच्छा। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सुपर चैट और चैनल मेंबरशिप से भी कमाई होती है, हालांकि ये लाइव स्ट्रीमर्स के लिए ज्यादा अहम होता है। फिर उनका जो म्यूजिक वीडियो था गेम ऑन, उसकी रॉयल्टी हो सकती है, इवेंट्स में आने की फीस हो सकती है। तो कई सारे छोटे बड़े रास्ते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स है मतलब। अब अगर कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ की बात करें, जो अक्सर हेडलाइन बनती है, टेक्नो गेमर्स की नेटवर्थ कितनी है? यहाँ तो अनुमानों का जंगल है, जैसा आपने कहा। मतलब कुछ स्रोत कहते हैं $2 मिलियन, यानी करीब 16.5 करोड़ रुपए। 16.5 करोड़। ठीक है। कुछ कहते हैं 45-50 करोड़। 50 करोड़। और कुछ स्रोत तो 5 मिलियन से लेके 30 मिलियन प्लस तक जाते हैं, यानी 42 करोड़ से 250 करोड़ से भी ज्यादा। 250 करोड़? बाप रे, 16 करोड़ से 250 करोड़, इतना बड़ा फर्क। ये तो मतलब कुछ भी चल रहा है। बिल्कुल, ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं लगते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि टेक्नो गेमर्स ने खुद एक इंटरव्यू में ये जो 50 करोड़ नेटवर्थ वाली खबर थी, उसको गलत बताया है। अच्छा, उन्होंने खुद मना किया है? हाँ, इससे साफ है कि ये नेटवर्थ के आंकड़े ज्यादातर अटकलें हैं जिन्हें वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। मासिक आय के अनुमान भी बहुत अलग अलग हैं। कहीं सिर्फ विज्ञापनों से 40-60 लाख रुपए महीने की बात होती है, कहीं 1.3 से 2.6 करोड़ तक भी। तो सच शायद इन अनुमानों के बीच कहीं होगा। हाँ, और उसमें स्पॉन्सरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा जो शायद बाहर पता नहीं चलता। तो निचोड़ ये है कि हाँ, टॉप पर कमाई तो बहुत है, इसमें शक नहीं, लेकिन आंकड़े भरोसेमंद नहीं है। और क्या ये कमाई की कहानी सबके लिए ऐसी है? मतलब हर गेमिंग यूट्यूबर इतना कमा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इंडस्ट्री की असलियत सामने आती है। एक जाने माने इंडस्ट्री इनसाइडर हैं 8-बिट थग अनिमेश अग्रवाल। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि टॉप 1% क्रिएटर्स और बाकी 99% की कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, टॉप 1% बनाम बाकी सब। हाँ, जहाँ कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं, वहीं हजारों लोग हैं जो बस गुजारा कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं। और पेशेवर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का क्या, जो टूर्नामेंट खेलते हैं, उनकी कमाई कैसी होती है? उन्होंने ये भी बताया कि भारत में जो टॉप ई स्पोर्ट्स टीमों के खिलाड़ी हैं, वो भी सालाना 30-35 लाख रुपए के करीब कमाते हैं, और ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम है। सिर्फ 30-35 लाख, वो भी टॉप प्लेयर्स की? हाँ, तो उनकी सलाह थी कि गेमिंग को जुनून की तरह शुरू करें, अच्छा है, लेकिन हमेशा एक बैकअप प्लान रखें।
क्योंकि इसमें मेहनत के साथ साथ किस्मत और सही टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है असलियत का सामना करना। तो हमने बाजार देखा, क्रिएटर्स को जाना, टेक्नो गेमर्स की कहानी समझी और कमारी की पहेली को भी सुलझाने की कोशिश की। अब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस सबका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि गेमिंग अब भारत में कोई कोने का शौक नहीं रहा, ये मुख्य धारा का मनोरंजन बन चुका है। हाँ, मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। ये क्रिएटर्स युवा संस्कृति पर, उनके खरीदने के फैसलों पर, यहाँ तक कि गेमिंग बाजार किस दिशा में जाएगा, इस पर गहरा असर डाल रहे हैं। और इससे करियर के नए रास्ते खुल रहे हैं, ये भी साफ है। बिल्कुल। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसा हमने कमाई वाले सेक्शन में देखा। हाँ। जो लोग इस फील्ड को समझना चाहते हैं उनके लिए ये एक बड़ी डिजिटल लहर को समझने जैसा है। इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है, सफलता के नुस्खे क्या हैं और एक पैशन को प्रोफेशन बनाने की हकीकत क्या है, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आते हैं। पहली, कि भारत में गेमिंग इंडस्ट्री का विस्फोट हो चुका है और यहाँ टेक्नो गेमर्स जैसे सुपरस्टार्स उभर चुके हैं। हाँ। दूसरी, टेक्नो गेमर्स की सफलता कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे अपने दर्शकों की गहरी समझ है, खासकर बच्चों की, कहानी कहने की कला है, जिज्ञासा जगाने की तकनीक है और लगातार मेहनत है। सही। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि गेमिंग यूट्यूबर की कमाई एक जटिल पहेली है। कई स्रोतों से पैसा आता है, टॉप पर बैठे लोग वाकई बहुत कमाते हैं, लेकिन ये सबके लिए आसान रास्ता नहीं है। और वो जो नेटवर्थ और कमाई के आंकड़े हैं, हाँ, वो अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं और उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। असलियत ये है कि टॉप लेवल पर स्पॉन्सरशिप शायद विज्ञापनों से कहीं ज्यादा कमा कर देती है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि जब इन क्रिएटर्स का इतना बड़ा प्रभाव है, खासकर युवा दर्शकों पर, और कमाई की इतनी क्षमता है, तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी भी बनती है कंटेंट को लेकर या अपने प्रभाव को लेकर? ये एक बहुत अहम सवाल है। या फिर जैसे जैसे गेमिंग और मुख्य धारा में आता जाएगा, क्या कंटेंट और क्रिएटर्स को भी बदलना होगा? क्या उन्हें ज्यादा परिपक्व विषयों पर बात करनी होगी या उनका अंदाज बदलेगा? कैसे बदलेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में और भी प्रासंगिक होंगे। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को भारत के गेमिंग यूट्यूब जगत की एक साफ और गहरी तस्वीर मिली होगी। उम्मीद तो यही है। आज के लिए बस इतना ही।